तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। ठीक, आज मैं आप लोगों को ये पार्ट दो भागों में बताऊंगा। एक तो मैं आपको पीछे आधे के बाद मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों के थोड़े से कल जो मैंने आपके कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था उसके रिगार्डिंग मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। मैंने कहा था कि आप लोगों को जो भी मतलब दिक्कत हो रही है पढ़ने वगैरह में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मैं वन बाय वन जो मेन इश्यू मुझे लगे लोगों के साथ जो समस्याएं हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। और आप सब लोग सुनना, आप सबके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। और बाद में आप आधे से मतलब इस वीडियो में आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या करूंगा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला कमेंट में जो पिक कर रहा हूं, मुझे आलोक पाटनी जी का पहला कमेंट मिला है। आलोक पाटनी जी का कहना है कि सर कोई बुक मतलब किस बुक से, उनका जो सार है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम किस बुक से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे हर बुक में अलग अलग फैक्ट आते हैं तो हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए और एग्जाम में अगर कोई चीज़ आती है तो उसको हम कैसे उसका आंसर करें। यानी जो फैक्ट हैं इतने फैक्ट अलग अलग हैं तो हमें किस हिसाब से उसका आंसर पिक करना चाहिए। ठीक है, यानी वो यही पूछना चाह रहे हैं कि बुकों पे जो फैक्ट हैं वो कंफ्यूज करने वाले हैं और हम कैसे पूछें। ठीक, देखिए आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्या करना है। ठीक, आपको सिर्फ एक बुक पकड़नी है, एक या दो किताबें जो ऑथेंटिक राइटर की हों। ऑथेंटिक राइटर की मतलब कोई आपको लगेगा कि हाँ कहीं बढ़िया प्रोफेसर रहे हैं, उनको किताबें लिखने का अनुभव है, इससे पहले वो किताबें लिखते आए हैं और उनने अच्छा खासा शोध किया होगा। इस टाइप के जो राइटर हैं जैसे अजय रावत जी हैं, टोलिया जी हैं, एक न एक आपको इन लोगों की किताब को पिक करना होगा। ठीक, उसके बाद आपको साथ में तथ्यों के लिए परीक्षावाणी पढ़नी पड़ेगी। कुछ तथ्य गलत हो सकते हैं, जो तथ्य गलत होगा वो सामान्यतः एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हाँ ऐसा हो कोई झोला छाप किताब पकड़ दी, अगर वो पूरा ही गलत तथ्य दे दिए तो वो क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते हो सर इस किताब में ये दे रखा है, इस किताब में ये दे रखा है। अधिकांशतः तथ्य क्या होंगे, बड़ी किताबों में, अच्छी ऑथेंटिक किताबों में सही होंगे, सेम होंगे। जो गलत होगा उनने पीछे तर्क दिया होगा कि वो ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा करते, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब आपका पेपर बनता है तो एग्जामिनर क्या करता है, उस चीज़ को एग्जामिनर भी देखता है कि ये तथ्य कंप्लीट नहीं है, इस पर कंफ्यूजन है, तो वो उन चीज़ों को देने से बचता है। अगर बाई चांस तथ्य दे भी दिया, वो क्या करेगा, ऑप्शन में आपको गैप दे देगा, यानी दूर दूर के ऑप्शन क्या करेगा, वो पिक करेगा। ठीक है, और ऑप्शन पिक करने के बाद दूर दूर देने के बाद अगर आपका कोई ऐसा ऑप्शन आता है जो आपने किसी ऑथेंटिक बुक में पढ़ा है तो आप उसकी ओर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अन्यथा अगर आपको लगता है ऑप्शन भी उसने सेम दे दिए, क्लोज दे दिए, या कहीं 1840 दे दिया, 1841 दे दिया, वहां पे क्या करें, उस केस में क्या होता है, जो आपने ऑथेंटिक किताब से पढ़ा है आप उसको मारिए। उसको मारने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, कल के दिन अगर आप आयोग आपके आंसर से दूसरा आंसर देता है, यानी 1840 आपने किसी अच्छी किताब में पढ़ा यानी ऑथेंटिक बुक में पढ़ा, उसने 1841 ऑप्शन दे दिया, तो आपके पास एक प्रमाण रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को डिलीट करो या सबके लिए कॉमन मार्क करो। इससे ये फायदा होता है ऑथेंटिक किताब से। अगर आप क्या करते हैं, कोई भी आंसर मार देते हैं और किताब आपने ऐसी झोला छाप पकड़ लिखी कोई मार्केट से और आप कहोगे मैंने तो यहाँ ही पढ़ा था, इस किताब में है, उससे नहीं चलता है। ठीक है, पहली चीज़ आप लोगों से कह रहा हूँ, किताब कैसी होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। इस किताब में जो तथ्य होगा उसकी ओर जाना। दूसरी बात, जब आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौरान क्या होगा, आप कोई एक, जैसे आप बुक पढ़ते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड के लिए बहुत क्रेज है, लोगों को कन्फ्यूज भी वहीं होता है। ठीक है, उत्तराखंड की जब आप पूरी किताबें पढ़ते हैं, जब आप एक बार समग्र अध्ययन यानी कंप्लीट उत्तराखंड पढ़ लेते हैं, चाहे उसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी हो ना, उसके बाद आप देखना आपका पेपर छूटेगा नहीं, आपको ऐसा तथ्य भी नहीं मिलेगा जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही क्या पूछता हो, तथ्य पूछता है, यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो सर्वमान्य होगी, वही तथ्य आएगा। बाई चांस कन्फ्यूजन वाला आता है तो ऑथेंटिक किताब की जाना, और अगर आपका आंसर उससे मैच नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन डिलीट के लिए अप्लाई कर सकते हो या कॉमन मार्क्स के लिए। ठीक है, उम्मीद है आलोक पाटनी जी का जो समस्या थी वो समाधान हो चुका है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो पिक कर रहा हूँ मैं वो हिमानीपुरी जी का है। हिमानीपुरी जी कह रहे हैं कि हमें सर, मुझे जब मैं बुक पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि मुझे सब आता है, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है। हिमानीपुरी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, अब आपको लगता होगा कि हमें पढ़ना चाहिए, एक बार जॉब निकाल लीजिए, उसके बाद आप ज़िंदगी भर आप चाहें तो पढ़ें, चाहें तो न पढ़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, आपको कितना आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी दुनिया में लास्ट में आपको यही देखा जाएगा कि आप सफल कितने हैं। ठीक है, आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, आप बहुत ज़्यादा मतलब विद्वान हो सकती हैं या कोई हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए लास्ट में दुनिया क्या मांगती है, आप अपने आप से क्या मांगेंगी कि आपके पास एक वेल सेटल्ड क्या हो, जॉब हो, जिस चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हिमानी जी आपको लगता होगा आ रहा है, फिर भी आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपको लगता है कि हाँ मुझे सब आता है, आप उन टॉपिक के प्रैक्टिस सेट करना
शुरू कर दीजिए, क्विज करना शुरू कर दीजिए। क्विज में आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और आप बोर भी नहीं होंगे, ठीक है। जो टॉपिक नहीं आता है उसको क्लियर कीजिए, जो डाउट है उसको क्लियर कीजिए, सब आता है तो क्विज की ओर जाइए, ठीक है। हिमानीपुरी जी, अगला देखिए, अगला कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं निस्सी कोहली जी का। रात भर नींद नहीं आती इसलिए सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है, तो क्या पढ़ाई के लिए सुबह का समय बेहतर है या रात में पढ़ना ठीक रहेगा? देखिए निशी जी, मैं आपसे ये कहूँगा आप सुबह पढ़ें, रात को पढ़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दिन में पढ़ें जब आपको कंफर्ट फील होता है, जब आपको लगता है कि हाँ मुझे इस टाइम पे पढ़ना चाहिए। देखिए हर किसी का अलग अलग रूटीन होता है, हर किसी की अलग हैबिट होती है। कोई बचपन से 4 बजे उठ के पढ़ने वाला हैबिचुअल होता है, कोई 10 बजे रात मतलब दिन सुबह उठ के रात 2 बजे तक पढ़ने का हैबिट होती है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात को पढ़ें, दिन में पढ़ें या सुबह पढ़ें, जब आपको टाइम होता है, जब आपको कंफर्ट फील होता है, जब आपका पढ़ने में मन लगता है, आप उस समय पढ़िए, ठीक है। हिमानी जी के लिए है। अगला देखिए, श्वेता जी कह रही हैं सर उनके लिए भी कुछ मोटिवेशन दीजिए जो जॉब किसी दूसरी जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं। और ऐसे ही एक और कमेंट था, वो उनका ये कहना था कि सर जो प्राइवेट जॉब कर रहा है, अजय कुमार जी संभवतः थे, जो प्राइवेट जॉब कर रहा है वो क्या करें। देखिए आप लोग जहाँ भी जॉब करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है 10 घंटे से ज़्यादा जॉब तो नहीं करते होंगे शायद आज के टाइम पे, यानी सुबह 7 बजे जाते हैं तो शाम 7 बजे तब भी आ जाते होंगे, या 9 बजे जा रहे हैं तो 9 बजे रात तब भी आ जाते हैं, ठीक है। 10 घंटे बचे कितने आपके पास 24, मतलब 24 में से 10 आपके पास कितने बचे 14 आवर बचे, ठीक है। यानी आप 10 घंटे जॉब करने के बाद 14 घंटे हैं, इस 14 घंटे में आपको सोना भी है, पढ़ना भी है, सब कुछ करना है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, मैं समझता हूँ वहाँ पे समय नहीं होता है, आप कोशिश करना 2 घंटा आप जॉब में जाने से पहले किसी भी केस में पढ़ लेना, किसी भी केस में पढ़ लेना, और 2 घंटे रात को किसी भी केस में पढ़ लेना। 14 में से 4 घंटे घटाओ, 10 घंटे बचते हैं। अब आपको मैनेज करना है कि 10 घंटे में आप कहाँ पे समय दोगे, ठीक है। अब 10 घंटे में आप खाइए पिए सोइए, वो आपकी लाइफ है, लेकिन 4 घंटे आपको देना पड़ेगा 2 जॉब में जाने से पहले, 2 जॉब से आने के बाद, वो किसी भी समय आप दीजिए। दूसरा आप लोग क्या बेनिफिट, क्या फायदा उठा सकते हैं, जिस दिन हॉलीडे होता है, अभी आप ये मत कहना सर प्राइवेट में तो कभी हॉलीडे नहीं होता है, एक दिन तो होता ही होगा, ठीक है। भले ही संडे हो या कुछ हो, एक दिन मिल ही जाता है। बाई चांस नहीं मिलता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती तो मिलेगा, 15 अगस्त तब भी मिलेगा, इस टाइप की, यानी किसी भी दिन अगर आपको छुट्टी का मौका मिलता है, कोई भी ऐसा केस जहां आपको घर में रहने का मौका मिलता है, आप नंबर ऑफ आवर बढ़ा दीजिए पढ़ने के। कहने का मतलब अगर आप वीकली शेड्यूल देखते हैं 7 into 4, यानी आप 28 आवर क्या कर रहे हैं, एक हफ्ते में पढ़ रहे हैं। जैसे ही आपको छुट्टी मिली, इस 4 को आप क्या कर दो 10 आवर कर दो, यानी आप घंटे बढ़ा दीजिए, तो हफ्ते में आपका क्या बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा पढ़ने का। यानी आप उस दिन उसको बैलेंस कीजिए जब आपको मौका मिलता है, जिस केस में आपको मौका मिलता है। आप ऑफिस जाते हैं, आप एक नोटबुक रख के ले जाइए, जैसे ही आपको 2 मिनट मिले कुछ देख लीजिए ऊपर सरसरी निगाहों से, तो समय को यूटिलाइज करना सीखिए, इस प्रकार से आपका होगा, ठीक है। अगला है अंकित जी का। बिल्कुल सर, वीडियो चलेगा नहीं दौड़ेगा, बट सर हम जितने लोग आपकी वीडियो डेली देखते हैं वो नींद से जाग चुके हैं। अंकित जी का कहना है कि हम अब नींद हमें आती ही नहीं है, हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, हम आपको पढ़ रहे हैं और हमारी नींद अब गायब हो चुकी है, ठीक है। अंकित जी समझ रहे हैं। पूजा उप्रेती जी कहते हैं अदर वर्क्स की वजह से रूटीन नहीं बन पा रहा है, सब्जेक्ट को डेली पढ़ना और बुक्स पढ़ने में सब माइंड में रहता तो है, बट जो पढ़ा है उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए पूजा जी, कन्फ्यूजन सबको होता है, आपको भी होता है, मुझे भी होता है, दूसरे की भी होता है, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर करने का एकमात्र तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिविजन जरूरी होता है। जब आप कोई चीज़ पढ़ती हैं, आप लोगों को रूटीन बना लेना चाहिए। आप जैसे संडे अब 7 दिन तक पढ़ रहे हैं, 6 दिन आप ढंग से अध्ययन कीजिए, 7वें दिन उसको रिवाइज कीजिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना कन्फ्यूजन कम होगा। रिवाइज ही इसकी क्या होता है, रिवीजन ही इसका सबसे बड़ा क्या हो सकता है, कुंजी हो सकती है, जिससे आपका क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अदर सब्जेक्ट की अगर आप बात कर रही हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। आप सब सब्जेक्ट में एक साथ हाथ मत डालिए, 3 या 4 सब्जेक्टों को एक साथ लेके चलिए स्टार्टिंग में। जब आप कोई ऐसे सब्जेक्ट जिस पे कमांड ज़्यादा होगी या जिसमें आप इजीली चीज़ों को कर पा रहे हैं, उसको बाद में क्या कर देंगे, जल्दी फिनिश करके उसको निपटा के दूसरी चीज़ को लेके आइए। कन्फ्यूजन तब नहीं होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगी, रेगुलर इसकी ओर जाएंगे, ठीक है। अजय कुमार जी कह रहे सर मेरी परेशानी है कि प्राइवेट जॉब, अजय जी मैंने आपको बता दिया, कोशिश करना जो मैंने आपको बताया आप उसको देखना, ठीक है। भावना पांडे जी कह रही हैं सर बुक खोलते ही सब पढ़ा सा लगता है और क्या पढ़ूं हो जाती है। भावना जी वही जो मैंने हिमानीपुरी जी को आंसर दिया, आप भी वैसा कर सकती हैं, ठीक है। माधुरी बडोनी जी कह रही है सर हम लोगों में से जो आपकी वीडियोज़ फॉलो कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे ही होंगे जो एग्ज़ाम की तैयारी के साथ ही किसी और काम से भी जुड़े होंगे, और ऐसे लोग कैसे टाइम मैनेज करें बिजी शेड्यूल के साथ कि दोनों काम। देखिए
देखिए माधुरी जी, मैं आपको बता चुका हूँ, आपको टाइम निकालना पड़ेगा किसी भी केस में, ठीक है। और उसके लिए वही हो सकता है एक निरंतरता। आप लोग खुद देखिए मुझे कितना टाइम हो रहा है यूट्यूब पे, 70 डेज में 66 वीडियोज़ मैंने दे दी। मेरा भी ऑफिस है, मैं भी खाना बनाता हूँ, मैं भी रहता हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ। मेरी तरह निरंतर बनना सीखिए, एक दिन आप क्या करेंगे, बहुत आगे पहुँच जाएंगे। आपको कंटिन्यूटी बरतनी होगी, आपको किसी भी केस में कोई भी बहाना नहीं ढूंढना होगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढना होगा। आप अदर वर्क जब भी करती हैं उसके अलावा आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ घूमनी चाहिए कि मैंने इस काम को फिनिश करने के बाद अपना ये वाला काम करना है, यानी अध्ययन वाला काम करना है। बाकी अगर आप लोगों का समय नहीं होता है, सोशल मीडिया से आपको त्यागपत्र देना होगा, सोशल मीडिया से दूर जाइए, अपना अध्ययन में लगे रहिए। मैं चाहता हूँ 2021 का जो रिजल्ट आएगा आप लोगों का, 2021 में आप सब मैक्सिमम लोग मुझे जॉब में चाहिए, ठीक है। आप लोगों के साथ मैं हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसी क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। टाइम मैनेज करना आपका मतलब दायित्व बनता है। कैसे करें, 24 आवर कोई बिजी नहीं रहता। जब आपको, आप देखिए, नींद कंप्लीट लीजिए, खाना पीना कंप्लीट खाइए, उसके अलावा जो वर्क है उसके बाद जो टाइम बचता है, आपको लगता है नहीं मुझे या टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप वहाँ से टाइम की कटौती कीजिए जहाँ आपका टाइम क्या हो रहा है, खाली बर्बाद जाता है, ठीक है। फ़ोन में होता है, या आप फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, लैपटॉप वगैरह, मूवी देखना, उस चीज़ को कम कर दीजिए, यहाँ बढ़ा दीजिए जब तक आप सफल नहीं होते। एक बार आपकी लाइफ में कैरियर बन जाएगा, उसके बाद आपको कहीं नहीं, मतलब किसी की ओर झांकने की जरूरत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। टाइम आपको निकालना पड़ेगा। विकास जी कहते हैं नमस्कार योगेश जी, समझ नहीं आता क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। देखिए विकास जी, आपको सिलेबस में कह रहा हूँ, अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, 3 चीज़ें हैं, हिंदी है, उत्तराखंड है और जनरल स्टडी है, थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह है। आप UKSSC से जनरल सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, ठीक है। भूपेश जी कह रहे हैं जो पहले कभी पढ़ा, भूपेश जी का कमेंट तो नॉर्मल था, ठीक है, अब मन लग रहा है वाला वो बात करना चाह रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि गरिमा तिवारी जी कहते हैं रूटीन नहीं बन पा रहा। देखिए गरिमा जी, रूटीन तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप जितनी अच्छे से बेटर तरीके से अपना रूटीन बनाएंगे, क्योंकि इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है। आप लोग बस ये ध्यान रखिए, चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, ठीक है। मुझे पता है गर्ल्स को शादी वगैरह की टेंशन की, यार हमारी शादी, मतलब होता ही है सबका, सही सी बात है कि हर कोई चाहता है कि मैं अपने पैरों पर खड़े होने के बाद शादी वगैरह में जाऊँ, यानी वो वैसी बॉयज़ के साथ भी दिक्कत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके अंदर है, ठीक है। आप इस टारगेट से चलिए लाइफ में कि जो आपके कंधों पे जिम्मेदारी है वो तब ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप निभा पाओगे जब आप खुद सेटल हो, ठीक है। हमेशा ज़िंदगी में एक टारगेट लेके चलिए कि मुझे सफल होना है और मुझे अपने साथ साथ अपने आश्रितों के, अपने परिवार वालों की जिम्मेदारी उठानी है, और उसके लिए मुझे अंधाधुंध 2 साल मेहनत करनी है। आंख बंद करके टाइम निकाल दीजिए, दिन दुनिया से कट जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक बार सफल हो जाएंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, ठीक है। उम्मीद है मैक्सिमम लोगों की चीज़, अब समय के अभाव के कारण मैं इतना ही बता पाया, उम्मीद है आप लोगों की सब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे शुरू करते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तक हमने अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट कर दिया। अफ्रीका का जो प्राकृतिक था, आप उसको लूसेंट वगैरह या आपकी जो जनरल स्टडी की जो भी बुक है आप उससे तैयार करना, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है, ठीक है। कल की जो वीडियो थी उसमें आप लोगों से एक करेक्शन करवाना था, लास्ट फैक्ट जो था वो लूसेंट से मैंने जल्दबाजी में देख लिया था, मैं उसको बोलने में थोड़ा मिसमैच हो गया, आप उसको सुधार लो। मैंने वैसे अपने कमेंट पे भी डाल रखा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। मैंने आपसे ये कहा कि जो कांगो नदी है उसको ऑयल ऑफ पाम कहते हैं, पाम ऑयल वाली नदी जो है कांगो नदी है, जबकि आप नाइजर कर देना, ठीक है। नाइजर नदी को क्या कहते हैं, पाम ऑयल वाली नदी, यानी पाम ऑयल रिवर अगर किसको कहते हैं पूछेगा, आप क्या कहेंगे, नाइजर कहेंगे, उसको सुधार लेना है, ठीक है। वो तो आज हम जो उससे आगे शुरू करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में देखेंगे, और मान के चलिए एक या मतलब एक आज की क्लास होगी और एक कल की क्लास होगी, 2 दिनों में हम ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद आपके 2 महाद्वीप अच्छे से तैयार हो जाएंगे। फिर 5 महाद्वीप बचते हैं, उनको भी हम जल्दी क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बेसिक फैक्ट ग्रुप सी लेवल के मैं आपको बता दूंगा। तो आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे हमने अफ्रीका पढ़ा, आपको बता देता हूँ एक हल्का सा आइडिया आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में ले लो, ठीक है। इसके बारे में क्या है ये आपको याद नहीं करना है, ये बस आप अपने पास मैप रख लिए, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये लोकेशन मैंने यहाँ पे देखी थी, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाई चांस अगर आपसे कोई कहे अराफुरा सागर कहाँ पे देखा था, तो आप एग्जैक्टली उसको लोकेशन पे क्लिक कर सको, आपके दिमाग पे ऐसी चीज़ें घुस जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको इसको रटना नहीं है, बस आपको देखना है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ मैपिंग वाली जो चीज़ है, चाहे मैं वर्ल्ड मैप पढ़ाऊँ या इंडिया का मैप इसके बाद में पढ़ाऊँगा, इंडिया के मैप में
में भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। आपकी ज्योग्राफी में जो प्राकृतिक भूगोल है, लोकेशन वाली जो चीज़ें पेपर में वही आती भी हैं, ठीक है, उससे बाहर आता भी नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले 2-3 मिनट के अंदर मैं आपको इसका ऑस्ट्रेलिया का आइडिया देता हूँ, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ठीक। और इस देश के अलावा ये तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक देश है, इस देश के अलावा जितने भी द्वीप समूह हैं इसमें, जैसे ये पपुआ न्यू गिनी है, न्यूजीलैंड है, या इधर प्रशांत महासागर में और द्वीप समूह हैं जो आपको मैप में दिख रहे होंगे, वो सब द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया देश को मिला के जो बनता है वो बनता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। अगर आप सिर्फ ही इसकी बात करेंगे, सिर्फ ही इस वाले पोर्शन की अगर आप बात करेंगे तो इसको आप क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया देश कहेंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी द्वीप समूह इसमें सम्मिलित हैं और इस देश को और उन द्वीप समूह को मिला के आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहोगे, ठीक है। तो पहली चीज एक बेसिक आइडिया, इस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। अगर आपसे पूछते हैं प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, आप क्या बताओगे, ऑस्ट्रेलिया। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग, जो पश्चिमी भाग है इसका, वो मरुस्थलीय भाग है, यानी जो पश्चिम का वेस्टर्न इलाका है, ये पूरे यहाँ डेजर्ट इलाके हैं, ठीक है। वेस्टर्न इलाके में इसके क्या है, मरुस्थल हैं, तो वहाँ रिहायशी लोग है ही नहीं, मतलब रिहायशी एरिया नहीं है, वो मरुस्थलीय इलाके हैं, तो पानी की वहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, कमी है। इसीलिए इस देश को क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश। ये इसका जो पोर्शन है, जो पूरा मेन जो शहर बसे हैं, ये इसके नॉर्थ और ईस्ट की ओर वो बसे हैं। आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, वहाँ भी आपने नाम सुनेंगे, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, जब आप मैप देखेंगे सीधे देखिए, इसके पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर, खुद देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाईलाइट कीजिए इसको, और इसके पश्चिम में क्या है, हिंद महासागर। अब आपने कुछ नहीं आता, आपने मैप देख दिया, लोकेशन देख दिया, आपसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आप क्या जानते हो, तुरंत खड़े होकर कहना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में हिंद महासागर घिरा है। मतलब बिना पढ़े, बिना किसके, सिर्फ देखने से आपको ये पता चल गया कि पूर्व में प्रशांत महासागर से और पश्चिम में हिंद महासागर से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो भाई जब पूर्व और पश्चिम में घिरा है, उत्तर और दक्षिण में भी तो कुछ होगा, तो क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे इसका तिमोर सागर है, देख लीजिए, तिमोर सागर की लोकेशन अगर पूछता है, देखिए कहाँ है, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी ये नॉर्थ, ये वेस्ट, तो इस दिशा में नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन कहेंगे। यहाँ पे क्या है, तिमोर सागर है, उसको हाईलाइट कीजिए। तिमोर सागर के जस्ट बगल में क्या है, अराफुरा सागर है, देख लीजिए, तिमोर सागर के जस्ट बगल में क्या है, अराफुरा सागर। अब बोला गया आपसे ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के बारे में आप क्या जानते हो, आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में हिंद महासागर से घिरे हैं, तथा इसके उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट तिमोर सागर तथा अराफुरा सागर है, ठीक है। अगर कभी ये पूछता है किस देश के आसपास या किस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अराफुरा या तिमोर सागर आपको देखने को मिलते हैं, तो आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया। तो जब आप इस लोकेशन को कवर करके आगे यूं चल रहे हैं, इधर आओगे तो यहाँ पे कोरल सागर है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कोरल सागर किस महासागर में है, ठीक है। ये पूरा इलाका क्या है, प्रशांत महासागर, उसी प्रशांत महासागर में कोरल सागर है। यहाँ पे कोरल रीफ वगैरह पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, अभी आपको बताता हूँ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कोरल सागर, ठीक है। जब आप कोरल सागर को देख चुके हैं, ये क्या है, मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, इधर को ईस्ट है। नीचे आप आएंगे, इसका तस्मान सागर है, देखिए आपको तस्मान सागर दिखेगा, यहाँ साउथ, साउथ से कहाँ की ओर जाएंगे आप, ईस्ट की ओर, यहाँ क्या दिखेगा, तस्मान सागर। जब ये कोरल सागर तस्मान सागर को देखेगा, नीचे एक वृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी दिखेगी, यानी गल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो इस पोर्शन में है, ठीक है। आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बाहरी लोकेशन पता चल गई। अब देखो कितने बिलियन टाप हो गए। ऑस्ट्रेलिया पूर्व में किससे घिरा है, प्रशांत महासागर से, पश्चिम में हिंद महासागर से, इसके उत्तर पश्चिम में अराफुरा और तिमोर सागर है, जबकि इसके उत्तर पूर्व में कोरल सागर है, इसके दक्षिण पूर्व में कौन सा है, तस्मानिया, आपका तस्मान सागर है, ठीक है। इतना आपको चल गए, जब पता चल गया, जबकि इसके दक्षिणी भाग में वृहद ऑस्ट्रेलिया की क्या है, खाड़ी है, ठीक है। ये तो आपकी क्या है, मेन इसके सागर और महासागर। अब देखिए इसमें कुछ प्रमुख द्वीप समूह भी है। ऊपर देखिए इसके, जैसे आप इसका नॉर्थ इलाका देखेंगे, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को कट कर रहा होगा, वहाँ पे पपुआ न्यू गिनी द्वीप समूह होगा, देख लीजिए, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, पपुआ न्यू गिनी, उसको हाईलाइट कीजिए। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जब मैं आपको अभी इसके क्वेश्चन बताऊंगा कहाँ से पूछ सकता है, वहां पे आपको ये लोकेशन काम आएगी, ठीक है। ये नोट्स नहीं बनाना है इसका, ये नहीं कि लिखने में लग रहा हूँ ये कहाँ है, आपको सिर्फ मैप में हाईलाइट करना है, ठीक। उसके बाद देखिए यहीं पे एक गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया,
यानी कारपेंट्रिया की खाड़ी। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ पड़ती है, आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, जो भी ऑप्शन आएगा, ठीक है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है यहाँ पे, ठीक है। जब आप पपुआ न्यू गिनी देख चुके हैं, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया देख चुके हैं, जब इसके अंदर के भागों को देखेंगे, ऐसे एक बाहर यहाँ पे भी एक होबार्ट नाम का शहर है, देखिए नीचे तस्मानिया द्वीप दिखेगा आपको, जो ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी इलाका है वो महासागर से कटने के बाद एक हल्का सा द्वीप दिखेगा आपको, तस्मानिया द्वीप है, ठीक है, वो भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का वो हिस्सा है, तस्मानिया द्वीप समूह, ठीक है, उसी में होबार्ट शहर है। ये तो ऑस्ट्रेलिया के क्या थे, बाहर की लोकेशन। अब आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, बहुत से आप शहरों से परिचित होंगे, खाली बस याद नहीं करना, देख लेना है। देखिए ब्रिस्बेन यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में, सुना होगा, क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं। यहाँ पे कौन सा है, सिडनी है, उसके नीचे कैनबरा है, कैनबरा इसकी क्या है, राजधानी भी है, ठीक है। नीचे क्या है, मेलबर्न है, मेलबर्न के इधर क्या है, एडिलेड है, और यहाँ क्या है, पर्थ है। इसके मेन शहर क्या है, इधर है, ठीक है। और अंदर देखो न्यू साउथ वेल्स से इधर ही है, क्वींसलैंड देखिए, उसको हाईलाइट कीजिए। उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश ये छोड़ दिए, साउथ मतलब ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये है, साउथ ऑस्ट्रेलिया ये है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या था, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन के बारे में था। अब जो क्वेश्चन आपके आते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, वो देखिए। सबसे मेन चीज़ जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताता हूँ। मैंने आपको जब अफ्रीका पढ़ाया था उनकी जल संधियों के बारे में पढ़ाया था, और जल संधि क्या होती हैं, जो दो स्थल खंडों को अलग करती हैं या दो जल खंडों को जोड़ती हैं, यानी पानी के खंड जुड़ रहे होंगे और स्थल भाग अलग हो रहा होगा। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भी प्रमुख 3 जल संधियाँ हैं जो पेपर में आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको कर देना, टॉरस जल संधि को, ठीक है। जैसे आपको जिब्राल्टर पढ़ाया था, ऐसे ही टॉरस जल संधि इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछता है टॉरस जल संधि किसको अलग करती है, अब जल संधि है तो दो स्थल खंडों को अलग करेगी, तो अलग करने में यहाँ पे एक द्वीप समूह है, उसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। खुद देख लीजिए, वहां पे आपको टॉरस जल संधि दिखेगी, यहाँ पे एक पानी का एक संकरा सा भाग दिखेगा, यहाँ पे एक आपको द्वीप समूह दिखेगा, पपुआ न्यू गिनी, और नीचे कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यानी पपुआ न्यू गिनी को किससे अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया देश वाली बात चल रही है अभी। पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है, टॉरस जल संधि, ठीक है। पहले टॉरस जल संधि लिखिए, डैश कर लिख लीजिए, पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। जब दो भाग अलग हो रहे हैं तो दो पानी के खंड भी तो जुड़ रहे होंगे, जैसे वहां जुड़ रहे थे, तो कौन से खंड जुड़ेंगे, यहाँ पे अभी क्या बताया था, कोरल सागर, थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे कोरल सागर है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले लोकेशन देखनी है। ये कोरल सागर है, इधर क्या बताया था, अराफुरा सागर, यानी कोरल सागर और अराफुरा सागर को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। पेपर में अगर कोरल सागर नहीं आएगा तो यहाँ किसके, कोरल सागर किसमें आता है, प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन को अराफुरा सागर से भी कह सकता है, या आपका सीधे सीधे क्या कहेगा, कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ता है। तो आप बेसिकली ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, अगर जल संधियों को मिलाने वाले आते हैं तो उसका हिस्सा होगा जिसमें पपुआ न्यू गिनी को ये ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, तथा आपका कोरल सागर को अराफुरा सागर से क्या करता है, जोड़ता है, यानी लिंक करता है, ठीक है। पहली तो क्या थी, टॉरस जल संधि, ठीक, ये आपके समझ आ गई होगी टॉरस जल संधि क्या है। अब अगला देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिए, बास जल संधि लिखिए, बास, ठीक है। बास जल संधि क्या है, ये देखिए, ये बास, ठीक है। बास जल संधि क्या करती है, ऑस्ट्रेलिया के क्योंकि दक्षिणी भाग में है, यहाँ पे इनका एक द्वीप समूह है, देखिए यहाँ पे एक द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह का नाम देख लीजिए, कुछ होगा, तस्मानिया होगा यहाँ पे, ठीक है, तस्मानिया वगैरह होगा। उसी के जस्ट ऊपर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यानी आपको अगर पूछता कि बास जल संधि किसको अलग करती है, आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से, ठीक है। तस्मानिया जो द्वीप है यहाँ पे है वो, जिसमें होबार्ट नाम का एक शहर भी है इनका, ठीक है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जल संधि का नाम है बास जल संधि। अब दो स्थल खंड अलग हो रहे हैं तो दो जल खंड भी तो जुड़ रहे होंगे। यहाँ क्या है, प्रशांत महासागर, प्रशांत ऑप्शन नहीं आता तो तस्मान सागर में से आएगा प्रशांत महासागर ही, ठीक है। यहाँ है तस्मान सागर या प्रशांत महासागर, क्योंकि सागर में, महासागर में ही क्या है, आपका सागर है, तो तस्मान सागर को यहाँ जो है हिंद महासागर का इलाका है। तो आपको बेसिकली याद करना है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से अलग करने वाली जल संधि का नाम पूछता है तो बास जल संधि, ठीक है। ये तो होगी दूसरी जल संधि। तीसरी जो जल संधि है, तीन ही है इस देश में, ठीक है, वो है कुक जल संधि, और कुक जल संधि पड़ती है न्यूजीलैंड में, ठीक है, वो इसी महाद्वीप का
हिस्सा है। कुक जल संधि आपको दिखेगी न्यूजीलैंड की जो दो पार्ट हैं, जो उनके बीच में देखिए एक छोटी सी जल संधि होगी, उसका नाम होगा कुक जल संधि। कुक जल संधि किसको अलग करती है? उत्तरी आपका जो भाग है न्यूजीलैंड का, उसको दक्षिणी आइलैंड से, यानी उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से, न्यूजीलैंड के उत्तरतम द्वीप को दक्षिणी द्वीप से, उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? कुक जल संधि। तो ये तो थी आपके ऑस्ट्रेलिया की जल संधियाँ। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया में से प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, इनकी कुछ प्रमुख चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो प्रमुख यहाँ पे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से हैं, श्रेणियाँ वगैरह। सबसे पहला नोट कर लीजिए, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिए, ये है इसका नाम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यानी जो ऑस्ट्रेलिया का अंदर का भाग है, पूर्वी भाग, ये जैसे आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी इंडिया में फैली है, ऐसी यहाँ एक ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी फैली है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग से होते हुए पूर्वी की ओर से पूरा दक्षिण की ओर जाते हैं। जैसे आप हिमालय देखते हैं, जो हिमालय पर्वत श्रेणी फैल रखी है, ऐसी इनके देश में क्या फैल रखी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये पेपर में पूछता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी किस देश में फैली है। बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछता है, आप वहाँ गलत मत करके आना। ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में आता है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से दक्षिण तक पूर्वी छोर से होते हुए, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है, यहाँ से होते हुए दक्षिण की ओर जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है माउंट कोसिस्को, ठीक है। माउंट कोसिस्को इनकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जैसे अफ्रीका महाद्वीप की पढ़ी थी हमने, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को या क्वासिस्को, जो भी आता है, ठीक है। हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, माउंट जो भी आएगा आपका, ठीक है, क्वासिस्को, या तो इस प्रकार से माउंट क्वासिस्को, या इंग्लिश में लिख लीजिए आप इसको माउंट कोसिस्को, ठीक है, माउंट कोसिस्को, ठीक है, KOSCISKO, माउंट कोसिस्को, क्वासिको, जो भी आता है, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे क्या है? ऊंची चोटी है, और ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणतम भाग में, यानी जो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी इलाका है, यहाँ पे क्या पड़ती है? माउंट कोसिस्को, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसमें अलग अलग पर्वत हैं, ठीक है, नंदा देवी वगैरह, ऐसे ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में माउंट क्वासिस्को क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में पड़ती है पूछता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। एक फैक्ट तो आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है आपका, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप सी वगैरह के लेवल पे भी। अगला देखिए, जब आप ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी इलाके में देखेंगे, यानी जो जहाँ पे कोरल सागर बताया था, वहाँ पे एक रीफ है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा आपसे पेपर में क्या करता है? पूछता है। ग्रेट बैरियर रीफ, देखिए ये वाला जो इलाका है, कोरल वाला इलाका है, पूरा यहाँ पे कोरल वगैरह पाए जाते हैं। इसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। इसको लिख लीजिए, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास कहाँ पे पाया जाता है, आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, यानी प्रशांत महासागर के पास, ठीक है। इस भाग में क्या पाया जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। जैसे आपने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इंपॉर्टेंट किया, ऐसी ग्रेट बैरियर रीफ भी करना। और ग्रेट बैरियर रीफ पे किसका मतलब कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी इलाके में, यानी उत्तर पूर्वी इलाके में। जैसे ये उत्तर हो गया, ये पूर्वी हो गया, ठीक है। यहाँ आपको दिखिए ग्रेट बैरियर रीफ। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में किम्बरली की पठार है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिए, किम्बरली पठार। और ये क्या यहाँ पे पाया जाता है? सोना वगैरह यहाँ पे बहुत, मतलब अपने आप में एक अयस्क यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है? संसाधन, यानी खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसका नाम है किम्बरली का पठार, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका वाला नहीं है किम्बरली। किम्बरली क्या है? किम्बरली का पठार आपसे पूछता है कहाँ पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है। इसी के नीचे एक मैदान है, पूरा इस भाग में बहुत ज़्यादा लंबा मैदान है, इतना बड़ा मैदान, गंगा का मैदान भी शायद ही इतना होगा, ठीक है। देखिए इतना, इसको बोलते हैं नल्लाबर का मैदान, ठीक है। क्या बोलते हैं? नल्लाबर का मैदान। नल्लाबर का मैदान भी कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ इसके अलावा। जो इनका एक जो दक्षिणी बिंदु है वो है केप हाउ, ठीक है। केप हाउ ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणतम बिंदु है, वैसे पूछेगा नहीं आपको, ठीक है। केप हाउ या केप हाउ, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है? दक्षिणतम बिंदु, यानी साउथेस्ट पॉइंट, जैसे इंडिया का पड़ता है इंदिरा पॉइंट वगैरह, ऐसे इनका क्या है? केप हाउ। इनके देश में दो प्रसिद्ध जगह है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका क्वेश्चन पूछता है, जहां से उसका नाम है, एक का नाम है आपका कालगुरली, कालगुरली, ठीक है। और दूसरा का नाम है कोलगाडी, ठीक है।
कालगुर्ली और कोलगाडी बहुत ज़्यादा क्या है, ये फेमस है, ठीक है। कालगुर्ली और आप इसको नोट कर लीजिए, कालगुर्ली और कोलगाडी। इस भाग में ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, किस चीज़ के लिए जानी जाती है खाने अपने आप में, सोने के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, कालगुर्ली और कोलगाडी विश्व में बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, सोने का मतलब सोना जो होता है यहाँ पे पाया जाता है, और इसी चीज़ के लिए जानी जाती है कालगुर्ली और कोलगाडी, यानी कालगुर्ली और कोलगाडी ये किस चीज़ के लिए जानी जाती है, सोने के लिए जानी जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो एकमात्र झील है, उस झील का नाम है लेक आयर, और ऑस्ट्रेलिया का वो सबसे निम्नतम बिंदु भी है, यानी समुद्र तल से भी क्या है, निम्न है। तो अगर आपसे पूछता है वो कहीं यहाँ दिखेगा आपको मैप में, देख लेना लेक आयर, ठीक है। लेक आयर किस देश में पड़ता है अगर आपसे पूछते हैं तो आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया देश में, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु में से क्या है, एक है, समुद्र तल से भी क्या है, नीचे है, ठीक है। लेक आयर आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जब लेक आयर पता चल गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पता चल गया, ग्रेट बैरियर रीफ पता चल गया, इतना जब आपको पता चल गया तो कुछ और इसके बारे में फैक्ट हैं, उन फैक्टों को आप नोट करना। उसमें से दो बहुत फेमस नदियां हैं, एक का नाम है मर्रे, एक का है डार्लिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मर्रे और डार्लिंग नदियाँ किस देश में बहती हैं अगर आपसे पूछते हैं, आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत आता है पेपर में, ठीक है। मर्रे और डार्लिंग नदियाँ किस देश में बहती हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। वो पूरे इस इलाके में दिखेंगे आपको बहती हुई, आप मैप में देखना, मर्रे और डार्लिंग नामक जो नदियाँ हैं कहाँ बहती हैं, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती हैं, ठीक है। जब इतना पढ़ लिया आपने, आज के दिन के जो मेन फैक्टर अगर मैं आपको बताता हूँ, आप उनको नोट करना, ठीक है। देखिए ये कुछ प्रसिद्ध आप मरुस्थल लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के, वो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। एक ये देखो मैंने क्या कहा, पूरा भाग जो वेस्टर्न इलाका है ये मरुस्थली इलाका है, इसमें एक लिख लीजिए ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है। यानी ग्रेट यानी महान रेतीला मरुस्थल, यानी ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पड़ता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। उसी के नीचे गिब्सन डेजर्ट पड़ता है, क्या पड़ता है, गिब्सन डेजर्ट, ठीक है। आपसे अगर पूछता है गिब्सन डेजर्ट कहाँ पड़ता है, आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया में। उसी के नीचे ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, ये पेपर में पूछा जाता है कि विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ पड़ता है, बहुत से लोग इसको अफ्रीका लगा जाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, गिब्सन मरुस्थल उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, सैंडी मरुस्थल कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसके अलावा क्या है, एक सिम्पसन डेजर्ट भी है, वो भी कहाँ पड़ता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है। यही आपके क्या थे, ऑस्ट्रेलिया के मेन डेजर्ट थे, ठीक। अब आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूछने वाला भी नहीं है। देखिए ये महाद्वीप अपने आप में द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या कहलाता है इसको, द्वीपीय महाद्वीप। अगर आपसे पूछता है कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक। दूसरा फैक्ट इसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो महाद्वीप है पूर्णतः कहाँ है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में, यानी जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर से होके जाती है, तो विषुवत रेखा के जितने नीचे के इलाके होंगे वो क्या होंगे, दक्षिणी गोलार्ध में। तो अगर आपसे ये पूछते हैं कौन सा महाद्वीप जो है कंप्लीटली दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मतलब ऑस्ट्रेलिया देश है, ठीक है। ये दक्षिणी मतलब किसमें है, महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तीसरा फैक्ट, ये विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का क्या करता है, उत्पादन करता है, ठीक है। अगर आप अपडेट भी कर लेना, तो मैंने जो पहले पढ़ा था उसके हिसाब से बॉक्साइट ही था, अभी भी ये बॉक्साइट का क्या है, विश्व में लगभग सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। इसके वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध रेल मार्ग है जिसको कॉन्टिनेंटल क्या कहते हैं, रेल मार्ग कहते हैं, ठीक है। यानी महाद्वीपीय रेल मार्ग, पूरा आप यकीन नहीं करेंगे, पर्थ से लेके वो सिडनी तक के इलाके को जोड़ता है। कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग किस देश में है अगर आपसे पूछता है, नहीं महाद्वीपीय रेल मार्ग यानी कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया में। और खुद देखिए इतना बड़ा है, यहाँ से इस किनारे तक वो दो भागों को जोड़ता है, इसीलिए एक महाद्वीपीय आकार दे दिया उसका, इतना बड़ा होने के कारण, ठीक है। अब खुद सोचिए ये पूरा इलाका रिहायशी है, यहाँ जो है पूरा डेजर्ट का इलाका है। सोच लीजिए यहाँ से अगर यहाँ आने में कहीं बीच में फंस गए तो कहाँ जाओगे, यहाँ जाने में भी, इसमें भी आपको एक हफ्ते से ज़्यादा समय लग जाएगा, एक हफ्ता तो होता है, ठीक है। ग्रेट मतलब आपका क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ठीक। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे पूछता है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ मैंने आपको बताया था प्रमुख घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स किस देश में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जबकि वेल्ड वगैरह कहाँ थे, वो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दो
इतने फैक्टर होने के बाद कुछ आपके जो फैक्टर हैं, एक मेरिनो यहाँ पे ऊन पाया जाता है, मेरिनो भेड़ से निकलने वाला ऊन, उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा उत्तराखंड सरकार ने इनसे मतलब भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होता है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से डील कर रखी थी, उस टाइप की प्रजाति मंगा रखी थी। तो मेरिनो ऊन के लिए भी ऑस्ट्रेलिया क्या जाता है, जाना जाता है। ठीक है, इसके वहाँ एक वृक्ष है जो सामान्यतः पाया जाता है, बहुत जगह आपने उत्तराखंड में भी देखा होगा, वो है यूकेलिप्टस। ठीक है, इनकी सामान्य पेड़ों की प्रजातियों में यूकेलिप्टस क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक, ये तो बेसिक आइडिया आपका किसके बारे में था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, जो मेन आज के आपके फैक्ट थे। ठीक है, बाकी जो फैक्ट अगर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में होंगे, जो बचे होंगे, मैं आपको वो अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आप इसको रिवाइज करना। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।